हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। यहाँ से पढ़ के हर बार बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और आज हम एक ऐसे स्टूडेंट से मिलेंगे जिन्होंने 573 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 720। हम इनसे पूछेंगे कि इनका जो स्टडी प्लान है वो कैसे रहा, कैसे स्टडी प्रिपरेशन होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कितनी वेटेज और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें इन चीज़ों के बारे में बताओ। तो हम ट्राई करेंगे कि वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम शिव। आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका क्या स्कोर है, आप किस सिटी को बिलोंग करते हैं और आपका नाम क्या है? My name is Shiv Kumar and I belong to the Amargarh city which is nearby Malerkotla, and I scored 573 marks out of 720, and in ICR I scored 96.7 percentile and cleared PAU-CT with 29th rank and 4th rank in VSET। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस इन सभी चीज़ों के लिए। आपकी बहुत अच्छी अचीवमेंट है इन सभी कोर्सेज में और वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में। तो पहले आप हमें बताइए कि आपने इन सभी चीज़ों के बारे में कैसे सोचा, आपका मतलब टारगेट क्या है और क्यों आप मतलब कैसे आप इन सभी चीज़ों के बारे में बैलेंस करके चल रहे थे? पहले तो मेरा जो सेकंड अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने नीट में 278 मार्क्स लिए थे। उसके बाद मैंने इतने कम मार्क्स आने के बाद मैंने गूगल पर सर्च किया और बेस्ट कोचिंग से लुधियाना, क्योंकि लुधियाना हमारी मलेरकोटला नियर बाय पड़ता है, तो ये मेरे लिए इजी वेल करना था। इसलिए मैंने नेट पर सनी कोचिंग क्लासेस के बारे में देखा, इनकी रेटिंग अच्छी थी और इनके कुछ यूट्यूब पर वीडियोस पे थे स्टूडेंट के रिव्यू के बारे में। तो मैंने देखा दिस बेस्ट कोचिंग है, तो मैंने इस कोचिंग के साथ से कंटेक्ट किया। और मैंने अभी जो कोविड टाइम चल रहा था तो ऑफलाइन तो अवेलेबल नहीं था, ऑफलाइन तो नहीं अवेलेबल था, तो पहले मैंने 6 मंथ ऑनलाइन स्टडी की। दैन आफ्टर डैट 6 मंथ मैंने ऑफलाइन स्टडी करने के लिए जहाँ आ गया था। तो इस पहले तो मेरे मार्क्स पहले तो जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो मेरे मार्क्स 300, 350, 400 मैक्सिमम गए थे तब मैंने, और मेरी धीरे धीरे से फिर इम्प्रूवमेंट बढ़ने लगी। और सर ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम NTA के मॉक टेस्ट भी दो, उससे और सनी कोचिंग टेस्ट सीरीज़ तो चल ही रही थी, उससे मेरे मार्क्स जंप किए 500, देन 550, देन फाइनली आई स्कोर्ड 573 मार्क्स। ओके, सो शिव, आपका कहना है कि अगर किसी स्टूडेंट के शुरू में मार्क्स 200, 300 इतने भी आते हैं नीट में तो उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे और हार्डवर्क करना चाहिए और वो अपने मार्क्स इससे इम्प्रूव कर सकता है, राइट? जस्ट मैम कर सकता है, और इसको कंसिस्टेंसी इज़ द बेस्ट की फॉर डैट। सो आपको अगर बेस्ट अचीवमेंट लेनी है नीट एग्ज़ाम में तो आपको कंसिस्टेंस रहना होगा। और कई बार आपके मार्क्स टेस्ट सीरीज़ में कम भी आएंगे, उससे डिप्रेस नहीं होना है और उसके लिए लगातार आपको मेहनत करते रहना है। ठीक है, तो शिव, आपको भी कभी कभी डिप्रेस लगता होगा कि मार्क्स तो आ नहीं रहे, फिर मैं आगे क्या करूँ ना, मैंने लेना तो है ही। तो फिर आप मोटिवेशन का सोर्स क्या था आपके पास? देन जब भी मैं लो फील करता था भी मार्क्स जब भी 400, 350 आते भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी मार्क्स नहीं इम्प्रूव हो रहे थे, तो पहले तो मैं मैम से और सर से कांटेक्ट करता, तो सर मुझे कई बार जूम क्लासेस पर गाइड करते थे भी तुम ऐसे करो फिर ऐसे होगा। देन नई स्ट्रैटेजी बनाते थे भी क्या और अचीवमेंट कैसे ली जा सकती है, तो नई स्ट्रैटेजी से साथ शुरू से फिर स्टार्ट किया जाता था। ओके, सो शिव, आप अब ये बताइए कि जो स्टडी शेड्यूल है, अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम देना है नीट का तो स्टडी शेड्यूल क्या रहना चाहिए? मींस किस सब्जेक्ट को कितनी ड्यूरेशन की ज़रूरत है? बेसिकली अगर आपको नीट जैसे एग्ज़ाम देना है तो आपको स्टडी स्केड्यूल बहुत अच्छा होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सब्जेक्ट कब मन करा वैसा सब्जेक्ट उठा लिया। जैसे बायो अच्छी लगती है तो हर टाइम बायो को करी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बेस्ट फिक्स्ड स्केड्यूल होना चाहिए, और जब भी आपकी जो भी कोचिंग स्केड्यूल रहता है उसको तो फॉलो करना ही करना है। और एक्स्ट्रा अपने नोटबुक कहीं पर लिख लिए ये टाइम टेबल को मैंने फॉलो, जैसे बायो 360 मार्क्स किया थी तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा कि कौन से, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे चैप्टर हैं जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट छोड़ जाते हैं। जैसे मेरे पहले मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे, जब मैंने देखा तो मैंने सर से पूछा तो सर ने चैप्टर बताए, सर ये नहीं इंप्रूव हो रहे, तो सर ने बताया कि तुम मेजर चैप्टर छोड़ रहे हो जिससे कि मार्क्स इंप्रूव होने चाहिए, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, केल्विन साइकिल, अब जो कि साइकिल
ग्लाइकोलाइसिस, साइकिल एटीपी कैलकुलेशन, NADPH2 कैलकुलेशन, वो मैं भूल रहा था और मैंने नहीं की थी। जब भी वो मॉक में आती थी तो मैं छोड़ देता था। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में ऑक्सीजन गिबरेलिन लाइक हार्मोन्स के मैं फंक्शन नहीं, मेजर फंक्शन नहीं याद करता था, तो उसके लिए फिर मैंने सर ने उनको याद किया और बेस्ट अपनी आउटपुट दी। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट को साइकिल जैसे हमें पता है कि याद करने थोड़े मुश्किल होते हैं, हम पहली बार देखते हैं हमें याद नहीं होते, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं। तो फिर साइकिल्स को याद करने का आप क्या वे अपनाते थे? पहले मैं क्या करता था, जब मैं स्टार्टिंग की थी तो मैंने पहले कोई ट्रिक्स नहीं अपनाता था। मैं सोचता था भाई जब बार बार कोई चीज़ पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा याद होगी, जबकि एट दी एंड मैंने पाया कि मैं एट दी एंड पेपर में जाने के लिए, उसको रिमेंबर करने के लिए रिवीजन के टाइम और भी वक्त लग रहा था। तो मैंने उसके लिए ट्रिक्स बनाई, और जैसे केल्विन साइकिल एटीपी कैलकुलेशन तो याद हो जाती थी, केल्विन साइकिल के लिए ट्रिक्स अपनी ट्रिक्स बनाई, ना कि कोई और किसी की ट्रिक्स। तो उससे मुझे मेरी परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाता था कुछ। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंगली पहले हमें थ्योरेटिकली खुद ही पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, सीधे ही ट्रिक्स पे नहीं जाना चाहिए, और जैसे हमें सारा याद हो जाए फिर एक आधा पॉइंट कवर करने के लिए ट्रिक्स ले लेनी चाहिए, और वो भी खुद ड्राइव करने की कोशिश करनी चाहिए। यस मैम। ठीक है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे होता था? क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स हैं और तीनों ही स्कोरिंग है, मेन है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक ही सब्जेक्ट कर लिया। तो टाइम मैनेज आप किस तरह से करते थे? बेसिकली टाइम मैनेजमेंट की तो कोई बात ही नहीं, मेरे पास खाने पीने और सोने के अलावा कोई और काम दूसरा है भी नहीं था। तो पहले मैं उठते वक्त, जैसे मैं 6 AM उठ जाता था, तो पहले मैं उठते वक्त बायो पढ़ता था क्योंकि मुझे रिफ्रेशिंग लगती थी। और देन आई सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स लाइक इन मॉडर्न फिजिक्स एंड अदर न्यूमेरिकल्स। उसके बाद मैं अपना केमिस्ट्री की तरफ शिफ्ट करता था। फिर मैं अपनी जो भी मेरी क्लासेस होती थी वो लगाता था, फिर क्लासेस के बाद उसकी रिवीजन करता था। टेस्ट सीरीज जो कि वीकली होती थी, टाइमर लगा होता था सनी कोचिंग क्लासेस की वेबसाइट पर, उसे फॉलो करता था। ठीक है जी, तो आपके अकॉर्डिंग जब अगर हमने कोई भी चैप्टर प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जांपल हम फ्रेश हैं और हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले ओवरव्यू फटाफट थ्योरी लेके 2 पेजेस की, फिर क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, या पहले थ्योरी को थॉरोली पढ़ना चाहिए और फिर क्वेश्चंस करने चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग पहले आपको थॉरोली चैप्टर के बाद पता लग जाएगा, उसके बाद जब MCQ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा फिर यह एग्ज़ाम में आता है। तो जब आप अगली बार पढ़ोगे तो उसे और फोकस से पढ़ोगे, और सारा आपके साथ मेमोरी से बैक पता लगेगा ये MCQ सॉल्व किया था मैंने। और इस थ्योरी में जब आप पॉइंट पढ़ोगे तो आपको सेम पॉइंट रिपीट होगा, तो आपकी परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट होगा वो पॉइंट। ठीक है जी, तो मतलब पहले हमें थ्योरी पढ़नी चाहिए अच्छी तरह से और फिर ही क्वेश्चंस करने चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे एग्जैक्टली? क्योंकि बायो की वेटेज ज़्यादा है, फिजिक्स केमिस्ट्री की थोड़ी कम है, तो फिर किस सब्जेक्ट को कितने आवर्स का आप टाइम देते थे? बेसिकली मेरे सबसे ज़्यादा टाइम डिवोटेड फिजिक्स को रहता था, उसके न्यूमेरिकल करने को, जबकि जो केमिस्ट्री होती है उसके बाद केमिस्ट्री को, और बायो को मैं सबसे कम टाइम देता था। पर सर बायो की वेटेज तो सबसे ज़्यादा है, फिर आपका मैनेज कैसे होता था टाइम? एक्चुअली बायो मुझसे ईजिली याद हो जाती थी, और लर्न करने के लिए जो एग्जांपल्स थी उसके लिए मैंने अलग एक कॉपी लगा ली थी, उसमें सब एग्जांपल्स लिख लिए थे। ठीक है जी, मतलब जिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जैसा आपको लगता है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो थोड़े टाइम में हो जाएगा, और जो मुश्किल लगता है वो ज़्यादा टाइम में होगा। ठीक है जी। और आपका कहाँ से पढ़ते थे? मेन चीज़ स्टडी मटेरियल क्या था आपके पास? बेसिकली मैं सनी कोचिंग क्लासेस जो इन्होंने मॉड्यूल दिए थे उनको सॉल्व करता और टेस्ट सीरीज करता। उसके बाद मैं एक फिजिक्स की एररलेस बुक को सॉल्व करता था, सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन छोड़ देता था उससे। और मैंने बायो में ज़्यादातर बुक जो मॉड्यूल में मिलता था वही सॉल्व करता था, और केमिस्ट्री में मेरे पास एक प्रदीप्स की बुक्स थी वो सॉल्व करता। ठीक है जी। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो आई थिंक जिसने भी नीट देना है उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है, अगर हमने नीट की प्रिपरेशन करनी है, अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी को कर लें तो क्या हम उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं अबाउट 600? जैसे एनसीईआरटी बायो के लिए तो एनसीईआरटी इनफ कह देते हैं, पर इस बार क्या हुआ एनटीए अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। जैसे कई 2-3 क्वेश्चन है सर्सन रीजन के, तो प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में भी वो सर्सन रीजन और डालेंगे, और आउट ऑफ तो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी भी लेंगे, तो थोड़ा मोटा एनसीईआरटी से दूर पढ़ लेंगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी की जरूरत है बायो में और फिजिक्स केमिस्ट्री में।
फिजिक्स तो आपकी जो भी है प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। और केमिस्ट्री में तो आपको जैसे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। रटने से इतना काम बनता नहीं। जैसे इफेक्ट याद करने, इनर्ट पेयर इफेक्ट और लेंथ इनर्ट कंट्रैक्शन, उनकी एग्जांपल्स वगैरह और केमिकल रिएक्शंस, वो आप जितनी बार रिपीट करोगे उतना अपने माइंड में जाएगी। और उसका कोई लॉजिक बनाकर याद करोगे, कोई अपना खुद का लॉजिक बनाओगे, ट्रिक बनाओगे तो और ज़्यादा याद होंगी। और बायो में तो आपको वैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी तो सबको आ ही जाती है। और लिविंग वर्ल्ड व जैसे चैप्टर जो तो आप सभी को तो आती होती हैं, तो बायो तो ईजी हो ही जाती है सबसे। ठीक है जी। बायो में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि एनिमल किंगडम में जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो क्या हमें वो सारी एग्जांपल्स याद रखने की ज़रूरत है? जैसे हाँ, जैसे कोऑर्डिनेटा, जैसे मोस्टली जो नॉन कोऑर्डिनेट्स जैसे होते हैं उनकी एग्जांपल तो सभी को याद होती हैं। फिर कौन गाइनोडर मेटा से बिलोंग करता है, कोई सिलेंड्रेटा, तो सभी को एग्जांपल्स होती हैं। जैसे एनटीए जो आजकल पूछ रहा है वो कोऑर्डिनेटा जाके कॉन्ट्रोथीसिस, ऑस्टियोथिसिस, उससे क्वेश्चन ड्राइव करता है कि किसके पास पेयर्ड फिन्स वगैरह नहीं है, तो उसकी एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस वक्त। ठीक है सर। और जो न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब एक बहुत यूनिक क्वेश्चन है वैसे कि थ्योरेटिकल पार्ट की वेटेज ज़्यादा रहती है नीट में या न्यूमेरिकल पार्ट की? बेसिकली अब तो जो नीट का पैटर्न हो जाता है, जैसे इस बार तो नीट में जो न्यूमेरिकल पोर्शन आया था जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वो बहुत लेंथी कैलकुलेशन वाला था, क्योंकि उसके नॉर्मल एक्यूरेट फिगर दी हुई थी और पॉइंट्स में जाकर आपको फिगर देखनी थी कि कौन सी मैच कर रही है। वेव लेंथ का क्वेश्चन था, तो इस बार कैलकुलेशन वो लेंथी करते जा रहे हैं। और ज़्यादातर थ्रेटिकल तो SPDF से तो थ्रेटिकल ही आता है। अगर आप फिजिकल है तो फिजिकल को तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करनी होंगे, जैसे सोल्यूशन वगैरह के चैप्टर। बेसिकली केमिस्ट्री में जब मेरे नंबर इम्प्रूव्स नहीं हो रहे थे, जैसे इम्प्रूव नहीं हो रहे थे केमिस्ट्री में, तो मेरे मेजर फॉल्ट था कि मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री और जो भी आप लास्ट में बायोमोलिकुल्स चैप्टर हो गए, इन पर मैंने जमा भी फोकस नहीं किया था, तो इनसे मेरे मार्क्स डिडक्ट हो रहे थे। ठीक है, मतलब हमें सारे चैप्टर अच्छे से करने चाहिए, ये नहीं कि हम 2-3 ऐसे जो चैप्टर्स हैं उन्हें छोड़ दें तो हमारे मार्क्स प्रॉपर नहीं आएंगे। हम क्वालिफाई तो कर जाएंगे बट क्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ले पाएंगे। अब बात ये है कि जो बोर्ड की प्रिपरेशन होती है और जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, क्या वो सेम है या अलग अलग है? ये तो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको अर्ली नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बोर्ड के, मतलब बोर्ड के जैसे अर्ली, जैसे मैंने जो नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो मुझे उस टाइम पता नहीं था, तो इतना मैंने इस पर इतना फोकस भी नहीं किया था। जबकि जिसको पहले इसके बारे में क्लियर है, अपना एम क्लियर है कि मैंने नीट का ही देना है, तो वो पहले अगर बोर्ड के साथ साथ भी करे लेगा वो तो फिर। ठीक है जी। नीट में क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं? मेरे हिसाब से तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल वेटेज है, इक्वल 70% तो उसमें तो क्या होता है, आपको कंसेप्ट लगाने आने चाहिए, और 30% होता है जो सभी कर लेते हैं, उसके तो इतना रैंक पर भी नहीं फ़र्क पड़ता। जो आपके मेन आपका रैंक डिसाइड, जहाँ कोई नंबर डिसाइड करती है फिर आपको कोर्स कौन सा मिलेगा, वो ये होगा कि आपके जो चैप्टर और छोड़ रहे हैं आप उन पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे फिजिक्स में ऑस्किलेशन एंड वेव्स चैप्टर हो गया, जैसे SHM हो गया, मॉडर्न फिजिक्स तो सभी कर लेते हैं, उस पर इतना आपको नॉर्मली जो लोग जितना और लोग कर रहे हैं उतना आप कीजिए, पर जो आपको SHM वेव्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, इसमें आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत होगी। ठीक है सर। तो शिव, अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मेरी बोर्ड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, मुझे पता है कि मैं 90 और 95+ मार्क्स स्कोर करूंगा ही करूंगा, नो मैटर कोई भी बोर्ड हो, तो फिर क्या ये श्योरिटी है कि उसका नीट का एग्जाम क्वालिफाई होएगा ही? ये तो डिपेंड करता है। अगर उसने बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ MCQ प्रैक्टिस अच्छे से की है तो उसका तो अगर उस काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएगा। अगर जिसने MCQ प्रैक्टिस नहीं कर और कह रहा है भी मेरा बोर्ड का सबसे अच्छा चल रहा है, तो वो तो नीट में तो अच्छा नहीं कर पाएगा वो इतना। जैसे मेरे तो बोर्ड में तो 82% है, लेकिन मैं नीट में अच्छा किया क्योंकि मैंने स्पेशली नीट की प्रिपरेशन पर फोकस किया था। हाँ जी, तो ठीक है, आपका कहना था कि क्वेश्चंस अलग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बट इस बार तो बोर्ड में भी पैटर्न चेंज हो गया। बोर्ड वाले ने भी इस बार तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले हैं,
तो फिर वो जो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो नीट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या वो सेम है या वो अलग है? जो बोर्ड में जो ज़्यादातर क्वेश्चन MCQ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेसिकली सुपरफिशियल होते हैं, आपकी सुपरफिशियल नॉलेज चेक करते हैं। जैसे नीट में जो आजकल आते हैं वो ट्विस्टेड टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो डायरेक्टली पैराग्राफ्स पर ज़्यादातर उठाए नहीं होते। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में तो होता है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री में वैसा नहीं होता। ठीक है, तो आपकी सर जर्नी कैसी रही? कैसा मतलब आपने स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या कुछ चेंजेस आपके अंदर आए? बेसिकली जब 12th के साथ लॉन्ग मैंने दिया था तो इतने मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी ड्रॉप लूँगा, तो उसमें बेस्ट प्रेपरेशन स्टार्ट करूँगा। तो मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की सनी कोचिंग क्लासेस के साथ। पहले तो मेरे मार्क्स 300 400 आ रहे थे, उसके बाद जब लगातार कंटिन्यूस ऑफ एफर्ट्स करता गया तो और सनी कोचिंग क्लासेस ने मेरी हेल्प करते गए, और जो भी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स आई उनको भी उन्होंने सॉल्व किया, और फाइनली उन्होंने मुझे इतना गाइड किया और मुझे इतने प्रैक्टिस कराई क्वेश्चन की, और फाइनली मैंने 573 मार्क्स नीट में अपने लिए थे इस बार। ठीक है सर, एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं, ये इनफैक्ट मेरा पर्सनल क्वेश्चन ही हो गया कि हम तो सारा साल प्रिपरेशन कर ही रहे हैं नीट की, बीच में 2-3 दिन अगर मैं किसी के मैरिज फंक्शन में चला गया या बर्थडे पार्टी में चला गया या कहीं हिल स्टेशन चला गया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? 2-3 दिन और पूरा साल। तो आपका इस पे बारे में क्या राय है? बेसिकली अगर आप मैरिज अटेंड कर वो उस तरह के पर्सन है तो आपको अगर आपकी 2-3 दिन जाते हैं, आपकी स्टडी अफेक्ट नहीं करती, आपको लगता है भी मैं कवर कर लूँगा तो फिर आप जा सकते हैं। वैसे मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ, तो बेसिकली मैं घर पर ही रहना पसंद करता हूँ ज़्यादातर टाइम। तो फिर मैं कोई मैरिज अटेंड इतनी करता नहीं था, तो बेसिकली मेरा पढ़ाई में समझ लगता था कितना भी। तो बिल्कुल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप वाकई में नीट क्लियर करना चाहते हैं तो इन बातों से दूर रहिए और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। मैरिजेस बाद में भी आएंगी, बट आपने एग्जाम एक ही बार देना है, राइट? तो फिर अच्छी तरह से कीजिए। शिव, आप कह रहे हो कि आपने ड्रॉप करके प्रेपरेशन करी, बट ड्रॉप करने का जो प्लान है या जो आइडिया है वो एक बिग डिसीजन है, तो आपके मतलब कैसे आपने कन्विंस किया, या आपके पेरेंट्स के स्टार्टिंग में ही एग्री थे इस बात से, या कुछ फ्रेंड्स और फैमिली में भी कुछ मेंबर्स होते हैं कि नहीं ड्रॉप क्यों करना, कोई ना, चल तो इतने में BSc हो जाएगी या इतने में कोई और कोर्स हो जाएगा, डिप्लोमा वगैरह कोई हो जाएगा तो वो कर ले, तो फिर ये क्यों कर? बेसिकली मैंने जब अपने पेरेंट्स को बताया था कि मैंने ड्रॉप लेना है, मैं अपना 100% दूंगा, पहले तो वो कहने लगे कोई और कोर्स कर ले, कोई इतनी कोई क्या ज़रूरत है। तो वो फाइनली उनको मैंने मना कर, क्योंकि पेरेंट्स को मनाना बहुत आपके लिए ज़रूरी होता है। किसी भी कोर्स को अगर आपने करना चाहते हो तो आपको सपोर्ट उन्होंने ही करना है, तो उन्होंने मुझे जैस कर दी कि अब तुम कर सकते हो, तो मैंने अपना 100% दिया उस ड्रॉप ईयर में। ठीक है, आप स्टार्टिंग में कुछ बता रहे थे कि आपकी परसेंटेज है, अभी आप थोड़ा क्लियरली बता दीजिए कि आपने अदर देन नीट और कौन कौन से एग्जाम्स दिए थे और आपका क्या स्कोर रहा उसमें? नीट्स के अलावा मैंने ICR एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरी 96.7% आई थी, और मैंने PHU CET दिया था जिसमें मेरा 29th रैंक आया था, और BSET में मेरा 4th रैंक आया था। ओके, सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज, नीट बाकी के एंट्रेंस एग्जाम से कैसे डिफरेंट है? बेसिकली नीट हर एक, जैसे CET हो गया, जैसे ICR हो गया और नीट हो गए, डिफरेंट तरह के एग्ज़ाम हैं। इनकी प्रैक्टिस डिफरेंट तो नहीं, ज़्यादातर अगर आप PCV में अपना क्वेश्चन लेवल अच्छा मेंटेन करते हो, आप अच्छे MCQ प्रैक्टिस करते हो, अच्छी बुक्स से करते हो, अपने कोचिंग मॉड्यूल फॉलो करते हो, तो आप तीनों एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। जैसे PHU CET है, वो तो सनी कोचिंग क्लासेस, उसमें स्पेशलाइजेशन उनकी है ही, उन्होंने हर एक साल कितने PHU CET से क्लियर करते ही हैं। और जैसे ICR तो डिफरेंट तरह का एग्ज़ाम है ही, दोनों एग्ज़ाम से डिफरेंट है, वो डिफ़िकल्टी लेवल भी बहुत उसका हाई होता है, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं जिस पर आपको टॉप कॉलेजेस मिल जाते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता है। इसकी वजह से जबकि नीट डिफरेंट एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एग्ज़ाम लेवल भी अच्छा होता है, और इसमें आपको कोर्सेस भी आप डिफरेंट ऑप्ट कर सकते हो। ओके, सो क्या हम आपकी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं? यस, मैं कर सकता हूँ। सो थैंक यू शिव इतना टाइम निकालने के लिए, एंड वी विश यू मोर सक्सेस इन लाइफ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम।